थोड़ा सा क्विक रिवीजन। लास्ट क्लास में हमने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखा था जहां पे बेस स्टेज के ऊपर हमने क्वेश्चंस किए थे, और इसके अलावा अच्छा ये बताओ, ये याद है कि नहीं आप लोगों को? थोड़ा सा कंफर्मेशन लेता हूं। सिद्धांत, लॉगरिथम की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है? When does log A with base B gives a positive value? जब मैं पूछ रहा हूं when does log A with base B gives a positive value, मैं पूछ रहा हूं कि इसका आउटपुट पॉजिटिव कब होगा? हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ सिद्धांत आ रही है। जब यूनिटी के सेम साइड ए और बी का वैल्यू होगा तब पॉजिटिव वैल्यू होगी लॉग की। एग्जैक्टली। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा, when both A and B are on the same side, when both A and B are on the same side of unity, right? अब ये यूनिटी क्या था? 1, राइट? नहीं रोशन, A ग्रेटर देन B वाली बात है ही नहीं, वो अलग सिनेरियो है। अभी सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि log A with base B का आउटपुट पॉजिटिव कब आएगा? तो पॉजिटिव तब आएगा जब A और B दोनों वैल्यूज यूनिटी के सेम साइड में होंगे। यूनिटी के सेम साइड का मतलब है जैसे कि ये हमारा 1 है, ठीक है? तो A और B अगर दोनों राइट साइड में रहेंगे 1 के, या दोनों लेफ्ट साइड में रहेंगे 1 के, सिर्फ उसी केस में आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। इसके अलावा हर केस में आपको नेगेटिव वैल्यू, इसके अलावा हर केस मतलब क्या है? A हो गया राइट में, मान लो B हो गया लेफ्ट में, तो उस केस में आप आंख बंद करके कह सकते हो कि ऐसे सिनेरियो में जो लॉग का आउटपुट होगा वो नेगेटिव ही होगा। ठीक है? लॉग में सक्सेसिव रूट के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं? एक क्वेश्चन दो या इसकी बात कर रहे हो शिवम, कुछ ऐसा क्या? नहीं सर। फिर क्या होगा, एक बार दे देना क्वेश्चन, बता दो। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप लोगों को याद हो गई होगी, रिवाइज हो गई होगी कि जब यूनिटी के सेम साइड में होता है, जैसे कि log 7 with base 5, ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा मतलब इसका जो आउटपुट आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 7 और 5 दोनों ही 1 के राइट साइड में है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे -5 खाली लिख देता, खाली -5 लिख देता, तो 7 1 के राइट में है, -5 1 के 1 के लेफ्ट में है, तो इस केस में इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है? तो दिस इज अ सिंपल रिवीजन गाइस, कुछ नया नहीं है। यस अच्छा हाँ, ये वाला चीज एक तरीके से नॉट डिफाइंड रहेगा। मैं जल्दी में क्या लिख दिया था, log 7 यहाँ पे पावर में -1 डाल रहा हूँ, ठीक है? पावर में -1, तब जाकर ये नेगेटिव वैल्यू आएगा। अगर मैंने बेस में -5 लिखा है तब तो वो नॉट डिफाइंड होता, क्योंकि log A with base B, this is defined only when A and B both are greater than 0 but B is not equal to 1. When both A and B are greater than 0 but B is not equal to 1, सिर्फ उसी सिनेरियो में लॉग का आउटपुट आएगा। तो अगर A या B में से अगर कोई भी वैल्यू आप नेगेटिव रख देते हो, या मैं ही आपको नेगेटिव वैल्यू दे देता हूं और पूछता हूं बताइए इसका लॉग क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए दैट सर द वैल्यू इज, मतलब इस केस में हम लॉग निकाल नहीं सकते, लॉग डिफाइंड नहीं है। ओके? फिर एक और चीज मैंने सिखाया था, ये तो हो गया कि लॉग पॉजिटिव कब होगा, लॉग का वैल्यू नेगेटिव कब होगा। दूसरी चीज है कि नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जो डिस्कस किए थे हम लोग, लॉग का वैल्यू
लॉग वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आएगा? लॉग वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आएगा? एक मिनट सिद्धांत। सर साउंड नहीं आ रहा है। माइक ऑफ है। हाँ, ठीक है। सो रोशन का कहना है कि सर इसमें a ग्रेटर देन b होगा। नहीं रोशन, गलत। आपको ये पूछा जा रहा है, मान लो कि यहाँ पे मैंने कुछ रैंडम एग्जांपल्स लिखे, ठीक है। एक बार लिखा मैंने ये, एक बार लिखा मैंने, मान लो आप अब जैसे ये है, अब हमको सिंपल से आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए ये ग्रेटर देन 1 है कि नहीं, ये ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, तो उस चीज के लिए एक्चुअली हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यही चीज तो डिस्कस किया था। इस केस में हमको क्या करना होता है कि हम सिंपल सा जो लॉजिक है, वो लॉजिक कहता है कि अगर हमारे पास log a विद बेस b के फॉर्म में नंबर है, log a विद बेस b के फॉर्म में नंबर है, तो उस केस में दो केसेस, मतलब दो केसेस लेते हैं हम लोग। एक केस लेते हैं, तो केस 1 व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1। एक सिनेरियो होता है जहां पे बेस ग्रेटर देन 1 लेते हैं, तो मान लो कि यहां पे 1 हो और b कहीं यहां पे लाई कर रहा है, क्योंकि बेस हमने क्या लिया है, ग्रेटर देन 1 लिया है। ओके, तो जब बेस ग्रेटर देन 1 लिया है, मान लो 1 को यहां फिक्स किए हैं, तो b का वैल्यू कहीं इस साइड होगा। तो उस केस में अगर हम चाहते हैं कि लॉग का आउटपुट 1 से ज्यादा आए, 1 से ज्यादा, तो उस केस में a को कहीं b के राइट में रखना पड़ेगा, a को b के राइट में रखना पड़ेगा। तो यहां पे हम ये लिखेंगे, if b is greater than 1 then a has to be greater than b for log का वैल्यू, for log a with base b to be greater than 1। अगर हम चाहते हैं कि ये log का वैल्यू 1 से ज्यादा आए और हमको पता है कि बेस ग्रेटर देन 1 है, तो उस केस में हमारा जो log का कैलकुलेशन होगा जिस नंबर का, वो नंबर का वैल्यू बेस से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये है केस 1। केस 2, यहां लिखता हूं मैं। अब केस 2 लेते हैं जहां पे बेस हमने 1 और 0 के बीच में रखा है, 1 और 0 के बीच में रखा है। तो उस केस में यहां 1 रख दिया और यहां b रख दिया। ठीक है, तो सिंपल सी चीज जो आपको याद करने के लिए बोला गया था कि अगर ये 1 के लेफ्ट में b है, तो आपको सोच ले, अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो सोच लेना कि a को यहां रखेंगे या फिर a को यहां रखेंगे। दोनों वैल्यूज एक अपने माइंड में मान लो, यहाँ पे 0.5 रखा है, यहाँ पे कुछ एक वैल्यू सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पे एक वैल्यू सिलेक्ट कर लेना, आपको वहां से भी आंसर इजीली मिल जाएगा। राइट, बाकी ऑर्डर ये रहेगा कि इस केस में a will be to the left of b, a will be to the left of b। ठीक है, तो यहाँ आपका जो कंडीशन होगा, if base is between 0 to 1, if base is between 0 to 1, then a has to be less than b for log a with base b to be greater than 1। ठीक है, तो अगर बेस 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो उस केस में हमको a का वैल्यू b से छोटा लेना पड़ेगा, तभी जाकर आपको लॉग का जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, साकिब थोड़ा इंटरनेट इश्यू हो सकता है आपके वहां से। क्लियर है गाइस?
सिंपल सी चीजें नोट करने के लिए भी बोला गया था। केस 1 बेस ग्रेटर देन 1, तो उस केस में हम a ग्रेटर देन b लेते हैं। केस 2 बेस इज बिटवीन 0 to 1। आप बेस लेस देन 1 नहीं लिखिएगा। बेस लेस देन 1 लिखने का मतलब होगा कि नेगेटिव वैल्यूज भी ले रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा बेस बिटवीन 0 to 1। और देख सकते हो कि यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, मैंने कहीं पे भी इक्वल टू का साइन नहीं दिया, क्योंकि वहां पे हमारा जो डेफिनेशन होता है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बेस की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती है। तो इस केस में हमारा जो a होगा, इट शुड बी लेस देन b, ओनली देन द वैल्यू ऑफ log विल बी। हाँ दिव्यांशु, तो ये लिखा हुआ है ना, b ग्रेटर देन 1 है तो a ग्रेटर देन b होना चाहिए। ये यही लिखा हुआ दिव्यांशु। यहाँ देखो, ये b जब 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो a लेस देन b होना चाहिए। ओके चलिए, तो क्विकली ये समझ जब आ जाएगा ना, तो ये ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है बहुत इजीली बता सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं इसका, तो 7 इस कंडीशन में आएगा, तो इस कंडीशन मतलब बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। और अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो जो 5 है या जो चीज आएगी है, इसको b से भी बड़ा होना पड़ेगा, राइट? इसको b से भी बड़ा होना पड़ेगा, तब जाके log का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा। अब क्योंकि 5 7 से छोटा होता है, तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये लेस देन 1 होगा। आ रही है बात समझ में? ये लेस देन 1 होगा बिकॉज बेस इज ग्रेटर देन दिस एंड बेस इज ग्रेटर देन 1। जब बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो a should be greater than b, only then the value of log will be greater than 1, otherwise the value of log will be less than 1. I hope this part is clear guys. अभिषेक ये बताओ, अभिषेक कुमार ये वाला बताओ। वेरी गुड दिव्यांशु। अभिषेक कुमार जल्दी बताइए। अनिमेश 1 तो होगा ही नहीं, ग्रेटर देन 1 होगा कि लेस देन 1 होगा? रिवांश आप पॉजिटिव नहीं बोलोगे रिवांश, बिकॉज पॉजिटिव बोलने का मतलब तो 0.5 ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, राइट? बिकॉज बेस पॉजिटिव बेस ग्रेटर देन 1 है, तो जब बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो ये वाली वैल्यू बेस से भी बड़ी होनी चाहिए, तो इसलिए ये ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, अब बात करते हैं इसका। तो इसमें तो कुछ दो राय है ही नहीं। इसके जस्ट पहले वाला कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर बेस एंड नंबर दोनों यूनिटी के अलग अलग साइड में होंगे तो उस केस में आपको वैल्यू ही नेगेटिव आएगी, तो इजीली हम कह सकते हैं कि ये वाला लेस देन 1 होगा, थर्ड वाला लेस देन 1 होगा। ठीक है, रीजन क्लियर है एकदम? इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट बेस एंड द वैल्यू मतलब a और b यूनिटी के अलग अलग साइड में होंगे तो उस केस में हमारा लॉग का आउटपुट ही नेगेटिव आता है। नेगेटिव आने का मतलब वो डेफिनेटली लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर गाइस। कुछ नया नहीं था इसमें, सब रिवीजन थे। अब शुरू करते हैं एक नया कॉन्सेप्ट से। अगर किसी ने घर पे थोड़ी सी पढ़ाई वढ़ाई की होगी तो उनको कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा दो वर्ड्स दिखे होंगे, तो अभी हम उन्हीं के ऊपर डिस्कशन करेंगे। यही लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा, फिर ये चैप्टर खत्म। अगले वीक में फिर सुनील सर आपका इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी लेंगे लॉग का, और मैं सेट्स शुरू कर दूंगा। सो अब शुरू करते हैं गाइस, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा, ठीक है। अब गाइस कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा को समझने से पहले आप ये देखो कि कोई भी एक रियल नंबर होता है ना, कोई भी एक रियल नंबर होता है तो उसके दो पार्ट होते हैं उस रियल नंबर में। एक होता है, ये कैमरा थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है। तो उसमें दो पार्ट होते हैं, तो एक हो जाएगा कोई भी एक रियल नंबर है तो उसके दो पार्ट्स होते हैं।
एक होता है इंटीग्रल पार्ट और एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट। फंक्शन चैप्टर में हम लोग इंटीग्रल फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल वैल्यू फंक्शन भी पढ़ते हैं, बट यहाँ पे फिलहाल आपको ये समझना है कि कोई भी जो रियल नंबर होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, इंटीग्रल पार्ट होता है एंड फ्रैक्शनल पार्ट होता है। एग्जांपल के तौर पे 2.6, तो 2.6 हो गया 2 प्लस 0.6, तो ये हमारा इंटीग्रल पार्ट हो गया और ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे पॉइंट होते हैं जो आपको नोट करने होते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसको देखते हुए आई होप इतना तक तो कोई किसी को डाउट नहीं होगा। रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ एन इंटीग्रल पार्ट एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे नंबर अगर 2.6 है तो 2.6 में इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा 2, फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0.6। आपको जो मेन चीज ध्यान में रखनी है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ नंबर इज नेवर नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, जीरो भी हो सकता है तो बेसिकली नॉन नेगेटिव लिख लीजिएगा। फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज, मतलब बेसिकली कभी नेगेटिव नहीं होता। इसको ध्यान में रखते हुए आपसे पहले दो चार चीजें पूछता हूं। जैसे अभी मान लीजिए मैंने लिखा 2.99, ठीक है। सो आदर्श आनंद बताइएगा इसमें इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? सर इंटीग्रल पार्ट 2 एंड एंड फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल पार्ट 0.99। 0.99। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा, फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। 0 पॉसिबल है, 1 कभी भी नहीं हो सकता। जैसे बात करें अगर यहाँ पे लिख देते हैं 5। सो आद्या बताइएगा 5 में इंटीग्रल पार्ट क्या होगा एंड आपका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? नहीं दिव्यांशु, अभी डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। रोशन का कहना है कि सर ए रैशनल नंबर का एग्जांपल, ठीक है रोशन, वो भी एक देख लेंगे। आनंद कुमार, लॉगरिथम आपके एनसीईआरटी का कोई चैप्टर है ही नहीं, लेकिन उसका खूब यूज होता है, इसलिए ये हम लोग पढ़ रहे हैं पहले। ठीक है, आद्या आपका जवाब नहीं आया। चलो आदर्श तिवारी बताइए 5 में इंटीग्रल पार्ट क्या है और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? सर 5 इंटीग्रल 0 फ्रैक्शनल। बिकॉज इसको हम लिख सकते हैं 5.0 लिख रहे हैं तो इंटीग्रल पार्ट हो गया। ठीक है, इंटीग्रल आईपी लिख रहा हूं, इंटीग्रल पार्ट है 5 एंड एफपी लिख रहा हूं, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0। ठीक है, रोशनी आप देखो -2.4। अब थोड़ा सोच के आंसर देना बिकॉज यहाँ पे बहुत लोग गलती करेंगे। -2.4 बताइए इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा और इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? दिव्यांशु
डेसिमल की ही तो बात हो रही है ना, और ये चीज फंक्शंस में और अच्छे से समझोगे। ठीक है आदर्श, रोशनी जल्दी बताओ। बोले सर। नहीं बहुत लोग हैं, रुक जाओ। देखो सबसे पहले तो आज अभी चलो ठीक है, मैं नहीं कर रहा, कुछ बच्चे यहाँ पे नए होंगे, बट जो नए हैं उनको एक चीज बता दूं कि जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और आप चाहे आपको आंसर आता हो या ना आता हो, इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल, तो इन दैट केस मैं सिंपली यहाँ पे एक रिमूव बटन आता है जहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ सेशन, और फिर इस पूरे सेशन के बीच में आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो बिकॉज तब मुझे ये दिखता है कि शायद फोन ऑन करके सो गया है या फिर पता नहीं क्या कर रहा है। Sir, -2 integral और 0.4 fractional part. फिर से बोलिएगा। -2 integral part और 0.4 fractional part. ओके ठीक है, अब देखिए आपने, आपसे एक क्वेश्चन है, क्या -2.4 का मतलब ये होता है या ये होता है? दोनों में से कौन सा होता है बताइएगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? सबको तो ये चीज क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला चीज नहीं हो सकता, ये रहेगा, राइट? -2 Yes, sir. -0। लेकिन बात यहाँ पे आपको समझनी है कि अगर आप इसको इस तरीके से ब्रेक करके आप कहते हो कि सर इसका फ्रैक्शनल पार्ट -0.4 है, देन यू आर रॉन्ग, बिकॉज आपको ये बताया गया है जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, अभी यहाँ पे लिखा हुआ था जो मैंने रब किया, दैट एफपी फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, और साथ ही साथ 0 to 1. राइट 0 to 1, और इससे पहले एक सिंपल सा नोट लिखवाया था कि फ्रैक्शनल पार्ट इज नेवर नेगेटिव, फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो आप कैसे बोल सकते हो फिर उस डेफिनेशन के बेसिस पे कि इसका इंटीग्रल पार्ट -2 होगा और इसका फ्रैक्शनल पार्ट -0.4 होगा? डोंट यू थिंक दैट विल बी रॉन्ग, बिकॉज़ डेफिनेशन जो बताया था उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहा है। देखिए गलती कहाँ हो रही है आप सबसे। हाँ आदर्श बोलो। -3 और +0.6। एग्जैक्टली, यहाँ पे क्या होता है कि जब मैंने आपको 2.99 दिया तो ये पॉजिटिव वैल्यू था, तो सीधा आपने 2 डेसिमल से आगे जो था डेसिमल के लेफ्ट में था उसको इंटीग्रल पार्ट निकाल दिया, और जो डेसिमल के राइट में था वो फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। बट व्हेन इट कम्स टू अ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, उस केस में आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले ये चीज तो सही है, आप इसको एक्चुअली इसके लेफ्ट में जाओगे, पहले -2.4 के लेफ्ट में जाओगे, उसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? द इंटीजर इज -3। -3 में कितना जोड़ना पड़ेगा ताकि आपको -2.4 आए? दैट इज 0.6। तो दिस इज हाउ यू विल ब्रेक अ गिवन नंबर, जब आपको उसका इंटीग्रल वैल्यू निकालना है और उसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना है, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये फॉलो कब करोगे आप? जब आपको उसका इंटीग्रल वैल्यू निकालना है और उसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस तरीके से ब्रेक करोगे तभी जाकर आपका जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो फ्रैक्शनल वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगा, राइट? जैसे अब यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा इंटीग्रल पार्ट आईपी, और ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है? और फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी आ रही है? वो आ रही है 0.6। 0.6 इसके बीच में लाइक कर रहा है ना, 0 से 1 के बीच में, तो देन इट बिकम्स द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ -2.4। तो जब भी आपको एक नेगेटिव नंबर मिलेगा प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी फंक्शंस चैप्टर जब पढ़ोगे आप, जो आपका एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर है, तो वहां पे हम इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का पूरा प्रॉपर ग्राफ वगैरह सब रीड करते हैं। मतलब ये चीज अभी यहाँ पे समझ जाओ कि वहां का कुछ काम यहाँ पे बन गया, ठीक है सर? हाँ, तो फिर 0.99 वो भी तो हो सकता है सर, फ्रैक्शनल पार्ट 0.99, हाँ 0.99 और 0.1 मतलब कि सेम टाइप का ही आंसर आएगा। ये आनंद देखो 0.1 है, तो 0.1 में आप क्या लिखोगे? फ्रैक्शन, यहाँ पे हमारा इंटीग्रल पार्ट हो गया, यहाँ पे हमारा इंटीग्रल पार्ट हो गया 0, और यहाँ पे हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हो गया
0.4. ठीक है आनंद? क्लियर? Yes, sir. ओके ग्रेट. नेक्स्ट सर प्रॉब्लम सर क्या? सर एक बार और बता दीजिए प्लीज. देखो पॉजिटिव नंबर के केस में क्या होता है, डेसिमल का जो लेफ्ट में वैल्यू जो भी है, जैसे इस केस में डेसिमल के लेफ्ट में वैल्यू है 0, तो दैट बिकम्स माय इंटीग्रल पार्ट, और डेसिमल के जो राइट में होता है दैट बिकम्स माय फ्रैक्शनल पार्ट. एकदम मतलब बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे. बट दिस इज व्हाट यू फॉलो व्हेन यू आर गेटिंग अ पॉजिटिव नंबर. जब आपको एक नेगेटिव नंबर दिया जाता है जैसे -2.4, तो उस केस में आप उसमें से फ्रैक्शनल पार्ट तो आपको पॉजिटिव निकालना है. तो फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लेफ्ट में जाते हैं हमेशा. देखो अल्टीमेटली क्या हुआ, जैसे बात करें 2.99, तो 2.99 2 और 3 के बीच में आएगा, कोई लेट्स से इस पॉइंट पे रहेगा. तो इंटीग्रल पार्ट इज ऑलवेज द इंटीजर व्हिच इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द गिवन नंबर. तो इसकी जस्ट लेफ्ट में तो जब जो था वो उसका इंटीग्रल वैल्यू हो गया, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो जाता है फ्रैक्शनल पार्ट. ठीक है. सिमिलरली जब आपको सर ये नेगेटिव में भी अप्लाई होता है ना, लेफ्ट में, जस्ट लेफ्ट. क्या चीज सर जस्ट नंबर लाइन. अब जैसे -2.4 है, तो -2.4 -2 और -3 के बीच में आएगा, कहीं पे यहां होगा. तो इसके जस्ट लेफ्ट में क्या है, वी हैव -3. तो इसीलिए बोला जाता है कि -2.4 का जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो होगा -3, और ये जो बीच में डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 0.6, जो कि हो जाता है फ्रैक्शनल पार्ट. ठीक है. 0.1 के बीच में, 0.1 के सिनेरियो में क्या था कि 0.1 0 और 1 के बीच में लाई करता है, और यहाँ कहीं होगा 0.1. तो इसके जस्ट लेफ्ट में ये रहा, इसीलिए बोला गया कि इसका इंटीग्रल पार्ट है 0, और ये गैप है 0.1 का, जो कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा. ठीक है. कोई डाउट? नो सर. नो सर. सबको क्लियर हो गया होगा. अब -0.5 की बात करते हैं. अब बताओ -0.5 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? इंटीग्रल पार्ट होगा -1 और क्या? फ्रैक्शनल पार्ट 0.5. 0.5. ठीक है. अगर किसी को भी दिमाग में कंफ्यूजन आएगा तो उसे क्या करना है, इस नंबर लाइन को इमेजिन कर लेना और देख लेना कि 0.5 -0.5 कहां लाई करेगा. तो -0.5 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, कहीं इस तरफ रहेगा. तो इसके जस्ट लेफ्ट में है -1, तो इसीलिए इसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा -1, और ये गैप है 0.5 का, जो कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा. तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर गाइस. राइट. आपको अब किसी भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट और उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना आ गया. अब इसी चीज को ना हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, मतलब लॉगरिथम में क्या होता है, देखिए लॉगरिथम में इतना तो मानोगे कि हम मान लीजिए आप log 7 विद बेस 2 निकाल रहे हैं, तो इसका वैल्यू होगा लगभग 2 पॉइंट समथिंग, राइट. 2 पॉइंट, मान लो ABCD. तो जब हम किसी भी नंबर का लॉग निकाल रहे होंगे किसी भी बेस के रेस्पेक्ट में, तो उस केस में हमारे पास जो आउटपुट आएगा, उस आउटपुट में से भी आप इंटीग्रल पार्ट निकाल सकते हो, फ्रैक्शनल पार्ट निकाल सकते हो. राइट. अब लॉगरिथम में क्या किया गया है कि यही जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसको कैरेक्टरिस्टिक का नाम दिया गया है. इंटीग्रल पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक का नाम दिया गया है, एंड जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको मैंटिसा का नाम दिया गया है. ठीक है. इज इट क्लियर? कोई नया चीज नहीं है. इंटीग्रल पार्ट मतलब कैरेक्टरिस्टिक, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब मैंटिसा. तो इसको याद करना इंपॉर्टेंट है. क्या इसको याद करना इंपॉर्टेंट है. इसको याद करने के लिए कोई चीज है ही नहीं वैसे. और कोई छोटे मोटे मतलब कि छोटे मोटे एग्जाम्स नहीं पूछ सकता है.
क्या क्वेश्चन पूछता है वो भी डिस्कस कर लेंगे, बट जानना जरूरी है। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू जेई मेंस या जेई एडवांस बोलूं तो नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, ना ही आपको एनसीईआरटी में कहीं पे इसका कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा के ऊपर बात किया गया है, बट हिस्ट्री में छोटे मोटे एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसलिए इसको कवर कर लेते हैं, छोटा आधे घंटे का टॉपिक। सो अब जैसे कि आपको जितने भी हमने अभी क्वेश्चंस कराए थे जहां पे आपसे इंटीग्रल पार्ट पूछा गया था और आपसे फ्रैक्शनल पार्ट पूछा गया था, मान लीजिए वो किसी चीज का लॉग निकाला गया था, तो उस केस में कैरेक्टरिस्टिक होता है इंटीग्रल पार्ट और मैंटिसा होता फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। अब इसकी कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज होती है, वो देख लेते हैं। सबसे पहला एक बेसिक कॉन्सेप्ट, मान लीजिए log 3 to the power 4 with base 3, इसका वैल्यू कितना होगा? 4 फोर सर। और इसका वैल्यू हो जाएगा 4। 3 to the power 4 जो कि हमारा 81 होता है, तो इसका वैल्यू हो जाता है 4। log 3 to the power 5 जो कि है हमारा कितना 243 फिर बेस 3, तो इसका वैल्यू हो जाता 5, राइट। अब आपसे अगर मैं पूछूं log of 120 with base 3, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आपका आंसर क्या आता? log of 120 with base 3, आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली क्या होता है ये बताओ? 4 point something. 4 point something, राइट। 4 पॉइंट मान लीजिए एबीसीडी, ओके। अब आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट सोचना है कि जब बेस 3 रखा गया है, जब बेस 3 रखा गया है, अब 120 में आपने बोला 4 पॉइंट समथिंग, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा log of 162 with base 3, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली क्या होगा दिव्यांशु? 4 point मतलब समथिंग 5 point something। 5 पॉइंट समथिंग कैसे हो गया? अगर log 81 with base 3, अब ये देखो कि दोनों जगह बेस 3 है, एक तो 81 से लेके 243, 81 से लेके 243, किसी भी नंबर का अगर आप लॉग निकालते हो बेस 3 रखता है तो उसकी वैल्यू 4 और 5 के बीच में ही आएगी ना? हाँ सर ये हो गया। यस और नो? उसकी वैल्यू 4 और 5 के बीच में ही आएगी, तो हर केस में 4 पॉइंट समथिंग 4 पॉइंट समथिंग 4 पॉइंट समथिंग ही रहने वाला है। चाहे आपने ये 162 की जगह पे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा log 242 with base 3, इसकी वैल्यू मैं पूछ रहा हूँ, अब बताओ कितना होगा ये? 4 point ये भी 4 पॉइंट समथिंग होगा क्योंकि 243 से कम है। 243 पे log की वैल्यू जब बेस 3 रखोगे तो एग्जैक्टली 5 आती है, तो 243 से छोटा, जस्ट छोटा, मैंने तो इंटीजर लिया, मान लो 242.5 लेता कोई, 242.5 का log कैलकुलेट किया जा रहा है बेस 3 रखने के साथ, उस केस में भी वैल्यू जो होती है वो 4 पॉइंट समथिंग होती। तो यहाँ से एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है वो ये कि जब बेस 3 दिया हुआ है, आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, इफ बेस ऑफ लॉगरिथम इज इक्वल टू 3 एंड कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 4, ठीक है, अगर बेस लॉगरिथम का बेस है 3 और उसका कैरेक्टरिस्टिक है 4, ओके, तो then how many integers are there? When characteristic is equal to 4, The number of characteristics 4 है कि characteristic?
का वैल्यू नहीं, कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू है 4। सर तो 1। नहीं, गलत। आप ये देखो, log 120 with base 4, log 120 with base 3। आप बताओ आदर्श, राइट, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 4 इसका कैरेक्टरिस्टिक है 4 और इसका मैंटिसा क्या होता? ABCD। ABCD, मैंने ABCD लिखा हुआ है। log 162 with base 3, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता? 4। इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 4 है ना, इसका Yes. मैंटिसा क्या होता? तो कुछ और होता वैल्यू। सर log 242 with base 3, ये भी 4 point something ही होने वाला था, राइट? Yes. तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक 4 है, लेकिन इसका मैंटिसा क्या होगा? कुछ Change. अलग वैल्यू होगा, इन वैल्यू से अलग होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या देखिए आपने कि 81 से लेके 243 से जस्ट पहले तक जितने भी इंटीजर्स होंगे, है कि नहीं? 4, ये जो आउटपुट 4 आना कहां से शुरू हुआ था? 81 से शुरू हुआ था ना। 80 पे पूछते तो 80 पे 3 पॉइंट समथिंग होता। 4 की शुरुआत हुई है जब हम लॉग निकाले थे 81 का विद बेस 3। तो 81 से लेके कहां तक, कितने इंटीजर तक कैरेक्टरिस्टिक 4 आएगा, यही ये क्वेश्चन में आपको बताना है। तो इस बेस ऑफ लॉग 3, हां सर इन्फिनिटी। नहीं, मैं इंटीजर की बात कर रहा हूं, मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा। सर बताएं। ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं। अभी चैट में बताओ पहले मेरे को, ठीक है? बहुत सारे Okay, मैसेज sir, हैं, 34 मैसेजेस आए हैं। सर एग्जैक्ट बता सकते हैं लेकिन क्या होगा वो बता सकते हैं। आप लोगों को लॉजिक समझ में आया होगा क्या चीज पूछ रहा हूं कि अगर किसी एक लॉग का बेस है 3, बेस दे दिया है 3 और उसका कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो लॉग निकाला आपने, लॉग का आउटपुट आया है 4, तो ऐसे कितने इंटीजर्स होंगे जिनका लॉग निकाला जाएगा बेस 3 लगाकर? तो हर केस में कैरेक्टरिस्टिक 4 आना चाहिए। ऐसे कितने इंटीजर्स होंगे? तो वो भी मैंने कहीं ना कहीं आपको हिंट कर दिया है कि 81 से शुरुआत हुआ है, तो 81 से शुरुआत हुआ है। 81 से लेकर 243 से जस्ट पहला इंटीजर कौन सा होगा? वो हो जाएगा 242। तो 81 से लेकर 242 तक के सारे जो इंटीजर्स होंगे, इन सारे इंटीजर्स का जब आप लॉग निकालोगे बेस 3 रखकर, तो हर केस में आपका जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो आएगा 4। आ रही है बात समझ में? तो कैरेक्टरिस्टिक्स 4 आएगा बट मेंटोस में चेंज होगा ना सिर्फ? मेंटोस नहीं, मैंटिसा, ठीक है? वही मतलब मैंटिसा में सिर्फ चेंजेस होगा। मैंटिसा चेंज होते रहेगा। तो अब Yes. क्योंकि वो चेंज हो रहा है तो वो तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है, हर जगह कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू सेम आ रही है, तो इसी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि अगर ये बेस दे दिया और ये कैरेक्टरिस्टिक दे दिया तो बताइए कितने इंटीजर्स हो सकते हैं जो इसको फॉलो करेंगे, ठीक है? सो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसका स्क्वायर माइनस। तो अब आपको कहीं ना कहीं ये देखना है कि हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर। आपको यही देखना है ना, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 81 240 and 243 इंक्लूडिंग 81। इंक्लूडिंग 81 को भी काउंट करना पड़ेगा ना गाइस, क्योंकि 81 पे कैरेक्टरिस्टिक 4 आ रहे हैं। तो जैसे कि मैं देख सकता हूं बहुत लोगों का जो आंसर है, दिव्यांशु बहुत स्मार्टली आंसर किया उसने। x की वैल्यू 81 से 243 लिखी है, उसने लिखा x का वैल्यू 81 से 243 होगा, बहुत स्मार्टली लिखा। अब दिव्यांशु बताओ कि कितने इंटीजर्स हैं? निधि का कहना है 162, आद्या का कहना है 161, कुछ लोगों का कहना है 163 और उससे भी आगे कुछ लोग निकल चुके 164 तक चले गए हैं। तो बेसिकली आंसर जो है वो 160 से लेकर 164 तक आएगा। 160 हो सकता है, 161, 162, 63, 64, राइट? तो अब हम फटाफट देख लेते हैं कि आप नंबर ऑफ इंटीजर्स कैसे गिनोगे। तो इसके लिए अगेन ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं रखते हैं। अगर मैं आपको सीधा साधा आप पूछूं, आपको ये खुद को अनम्यूट करो तो मैं खुद नाम लेता हूं, मोहन गौतम। मोहन गौतम अनम्यूट कीजिए खुद को। आवाज आपकी बहुत इंटरनेट इश्यू हो सकता है, अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो। सौरभ सिंह
सर बोलिए क्या? यस सर। हाँ इसका नेट। तो सौरभ आप ये बताओ 1 से लेके 99 तक बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं? 98। 98 कैसे? 99 इंक्लूड नहीं होगा। मैं पूछ रहा हूँ 1 से लेके 99 के बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं? 97 सर। कैसे 97? सर 1 और 99 इंक्लूड नहीं होगा। वेरी गुड। मतलब अगर सीधा साधे देखें तो 1 से लेके 99 तक तो 99 इंटीजर्स होते हैं। अब उसमें से ना ही हमको 1 गिनना है ना ही हमको 99 गिनना है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, देखो उसका आंसर 98 क्यों आया? उसने परफॉर्म किया 99 माइनस 1, 99 माइनस 1 परफॉर्म किया तो आया 98। तो जनरली लोग फटाफट क्या बोलते हैं सर 98। बट हमेशा मैं क्या करता हूँ, मैंने हर स्टूडेंट को यही बोला है कि जब आपको ये निकालना है कि 81 से लेके 243 के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे, तो कभी ना कभी आप फंस सकते हो। अगर किसी ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर रखा है तो उसे फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि NH टर्म का फॉर्मूला लगा के आप इजीली n की वैल्यू निकाल सकते हो। बट मान लो कि आपका दिमाग में AP वाली चीज आई नहीं, तो आप सीधा क्या करना है, एकदम स्टार्टिंग के सेट ऑफ नंबर्स ले लेना जिसको आप इजीली गिन सकते हो। जैसे 1 से लेके 99 इंटीजर्स होंगे। अब अगर मैं जानना चाहता हूं कि उसके बीच में कितने इंटीजर्स होंगे, तो मैं 1 को हटा दूंगा, 99 को हटा दूंगा। तो जब 99 में से 2 हटा दिए तो आया 97। लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या हुआ, 98 आया। तो आप इससे रिलेशन क्या निकाल सकते हो? रिलेशन ये निकला कि 98 में एक कम कर देंगे, मतलब जो सब्ट्रैक्शन करोगे आप उसमें से एक कम कर दोगे। जैसे अगला अगर एक सिंपल सा पूछूं कि 10 से लेके 90 सर तक, AP से कैसे होगा सर? DB तो चाहिए होता है। तो इंटीजर पूछ रहा हूँ, डी क्या होता है? AP से नहीं ना हो पाता। AP से क्यों नहीं होगा? ओ हाँ हाँ 1 1 1 1 यहाँ इसका फर्स्ट टर्म हो गया, हो गया सर, हो गया। 1, DB है 1 और AN है 99। ठीक है, ओके नेक्स्ट। 10 से लेके 90 तक, 10 से लेके 90 तक बीच में कितने वैल्यूज होंगे? 79। 79। अब तो काम बन चुका होगा, 90 से 10 घटाया बना 80 और 1 माइनस कर देना है। और अगर आप ऐसे भी गिनोगे तो 1 से लेके 90 तक, 1 से लेके 90 तक 90 इंटीजर्स होते हैं। अब उसमें से हमको 90 नहीं चाहिए, 90 को साइड कर दिया, 89 बचा। और 1 से लेके 10 पहला 10 इंटीजर भी नहीं चाहिए, वो 10 को भी घटाया तो 89 में से 10 घटा तो आया 79। तो ये तो एक लॉजिकली सोचने का तरीका हो गया। और अगर आप ये चीज याद रख लिए तो वेल एंड गुड, दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे और उसमें से एक घटा दोगे। ठीक है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे, लार्जर माइनस स्मॉलर करोगे और एक घटा दोगे, तो उससे आपको आ जाएगा 79। मतलब 10 से लेके 90 के बीच में 79 इंटीजर्स होते हैं। राइट, कोई दिक्कत किसी को? तो उस बेसिस में गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि 81 से लेके 243 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, तो हम करेंगे 243 माइनस 81, तो आ गया 2 और 161। बाप रे बाप, क्या आया? 162 आया। मैं पूछ रहा हूँ 81 से 243 के बीच में 161 161 243 माइनस 81 ना सर, लेकिन 81 को भी तो लिए हैं। माइनस कर रहा है। 1 क्या बोल रहे हो? 1 सब्ट्रैक्ट होगा सर। 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 को तो भी माइनस करना है ना। 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे यहाँ पे करते आए तो 161। ठीक है, मैं इनका डिफरेंस 162 है और अब एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 161 क्या आया गाइस? 161 क्या आया? 81 से लेके 243 के बीच में कितने इंटीजर्स? सर 81 भी तो इंक्लूड होगा। अब क्योंकि हमको 81 भी इंक्लूड करना है, क्योंकि 81 पे लॉग का कैरेक्टरिस्टिक 4 आएगा, तो हमारा फाइनल आंसर उस हिसाब से क्या होना चाहिए? 161 में एक ऐड करना पड़ जाएगा, 161 में एक ऐड करना पड़ जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर होगा 162 इंटीजर्स with base 3 will have 4 करो। characteristic 4। ठीक है, 4 तो 162 इंटीजर होंगे जिनका बेस होगा 3 और वो कैरेक्टरिस्टिक देंगे 4 जब उनका लॉग निकाला जाएगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। दिक्कत
दिक्कत नहीं है तो एक क्वेश्चन करके सही आंसर देना सब कोई। फिर से देखिएगा, बहुत इजीली आप नंबर्स को सोचना और फिर ये लॉजिकली ये आंसर ले आना। इसमें कोई मैं फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा हूँ, कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा हूँ, एकदम कॉमन सेंस से सॉल्व करना है। सिंपल सा कह सकते हो, लॉग का डेफिनेशन और बीच में कितने इंटीजर्स आएंगे ये वाली गिनती करनी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखता हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स, find number of integers which have characteristic 11, which have characteristic 11 and characteristic 11 is base of log is 7, base of log is 7। तो ऐसे कितने इंटीजर्स होंगे जिनका बेस 7 रखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक 11 आएगा। सर ये तो वही क्वेश्चन है, एक बार फंसा चुके हैं। एक बार फंसा चुके तो देखते हैं दोबारा फंसते होगे नहीं। सर एक बार क्वेश्चन फिर से समझा देते हैं। सर आपका माइक ऑफ है। वॉइस नहीं आ रहा है सर आप। अभी अभी आ रहा होगा। तो कॉन्सेप्ट है, सॉरी क्वेश्चन है कि आप लॉग कैलकुलेट कर रहे हो इंटीजर्स का, जहां पे कैरेक्टर लॉग का बेस लगाया है आपने 7, ठीक है। मतलब ये कुछ ऐसा होगा, लॉग मान लीजिए log a with base 7, आप म्यूट करके रखो सिद्धांत अभी। log a with base 7, ठीक है। this value will come out to be 11 point something। ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनका log कैलकुलेट किया जाएगा बेस 7 लगाकर, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 11 आएगा, कैरेक्टरिस्टिक 11 आएगा। अभी जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था ना, सेम यही है। इसमें मैंने आपको 3 to the power 4 और 3 to the power 5 बता दिया था। सर सी माई एन सर। हाँ क्या आंसर? सर सी माई एन सर। सर मेरा आंसर देखिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वेरी गुड अंजन, आंसर सही है। निधि आपका आंसर सही है। सिद्धांत प्रॉपर्टीज आती हैं, इसलिए हम इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट पर अभी और भी 1-2 क्वेश्चंस करेंगे। शुभम आप मल्टीप्लिकेशन के तौर पे, पावर के तौर पे आंसर छोड़ दो। ये कैलकुलेटर लगा के जो आपने वैल्यू लिखा है ना 14406, उसकी जरूरत नहीं है। सिद्धांत 1-2 प्रॉपर्टीज है वो भी देखेंगे अभी, ठीक है। यस दिव्यांशु, वेरी गुड। अब नंबर ऑफ इंटीजर्स गिन के बताओ वहां से। वीडियो पॉज नहीं हुआ है दिव्या, हम फ्रेम में नहीं थे तो आपको खाली ये दिख रहा था और ये तो मिलता नहीं है। जल्दी करो गाइस, टाइम ज्यादा नहीं है, वी हैव 20 मिनट्स।
इसके बाद दो छोटी सी प्रॉपर्टीज है डिस्कस करनी है इंटीग्रल और फ्रैक्शनल के ऊपर। वेरी गुड आदर्श। नहीं, थोड़ी सी गलती है स्टार्टिंग में जो लिखे हो ना, हल्की सी गलती है। सेकंड पार्ट 2 से जो लिखे हो वो सही लिखे हो। नहीं पूरा गलत, पूरा गलत है। रोशन ने कैलकुलेटर लगाया। सर इसमें 12 से कोई रिलेशन ही ना है? हाँ है। हाँ याद है सर, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। याद नहीं करना है आपको, इससे पहले वाले क्वेश्चन से रिलेट करके सॉल्व करना है। ये देखो अंजन, रोशन, सिद्धांत ने सब ने कैलकुलेटर मारा है और इसलिए सर याद आ गया। सेम है। सर बोले? नहीं, बाकियों को सॉल्व करने दो। ये देखो सिद्धांत, अंजन एंड रोशन, इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन तो करोगे नहीं, 20 मिनट खत्म हो जाने। अंजन ने बता दिया कैलकुलेटर से किया है। सर चेक। यस आदर्श, ठीक है। गौरव ने भी मारा कैलकुलेटर से आंसर। सिद्धांत, मैं दिखाता हूँ स्मार्ट वर्क क्या होता है, ठीक है। चलिए, बहुत टाइम मिल गया गाइस आप लोगों को। नाउ लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट। सबसे पहली चीज, लॉग का बेस है 7, लॉग का बेस है 7 और हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है 11। तो इतना तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सबसे पहला इंटीजर कौन सा होगा जिसका लॉग निकालेंगे बेस 7 लगाकर, तो कैरेक्टरिस्टिक 11 आएगा। वो होगा 7 टू द पावर 11, वो होगा 7 टू द पावर 11, राइट। क्योंकि आप इसका लॉग कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्टली 11 आने वाला है। इसके बाद इसका अगला इंटीजर 7 टू द पावर 11 प्लस 1, इसका जो अगला इंटीजर होगा, ठीक है। मान लो 7 टू द पावर 11 का वैल्यू है x, तो x के बाद अगला इंटीजर होता है x प्लस 1। उस x प्लस 1 का लॉग कैलकुलेट करते हैं बेस 7 लगाकर, तो वो आता है 11 पॉइंट समथिंग। इस तरीके से साइकिल चलते रहेगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 3 टू द पावर 4 पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक 4 आ रहा था और अगला वैल्यू क्या था, 3 टू द पावर 5 था ना। तो ये देखो log 7 base 12, सॉरी log 7 to the power 12 with base 7, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 12। और इसके बीच में इन बिटवीन क्या, इन बिटवीन ये वाला वैल्यू एंड ये वाला वैल्यू, इन दोनों के बीच में, तो इन बिटवीन 7 to the power 12 and 7 to the power 11, all will have characteristic 4. all numbers नहीं बोलूंगा, all integers will have characteristic 4, ठीक है। इसके बीच में जितने भी इंटीजर्स होंगे उन सारे इंटीजर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो होगा 4, राइट। अब पिछले वाले में देख लिया था आपने, 3 to the power 5 minus 3 to the power 4 minus 1 किए थे, तो इससे बीच के इंटीजर्स आ जाते हैं और फिर हमको प्लस 1 करना पड़ा था क्योंकि हम 3 to the power 4 को इंक्लूड करना चाहते थे। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पहले 3 to the power 5 minus 3 to the power 4 minus 1 किया था, इससे हमको 81 और 243 के बीच के सारे इंटीजर्स मिल गए थे और क्योंकि 81 को भी काउंट करना था तो इसलिए प्लस 1 किया गया था। ठीक वही लॉजिक गाइस अगर यहाँ पे भी लगाएंगे तो फाइनली हो जाएगा 7 to the power 12 minus 7 to the power 11, क्योंकि देखो -1
-1 और +1 तो कट जाएगा, तो 7 to the power 12 minus 7 to the power 11, इसमें हम क्या कर सकते हैं 7 to the power 11 को कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा 7 minus 1, 7 minus 1 का वैल्यू होगा 6, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 6 into 7 to the power 11. Is it clear? Yes, मिलियन आदर्श। में आ रहा है सर। हाँ तो आदर्श आप ये सोचो कि आपको आईआईटी के एग्जाम में क्या ये कैलकुलेट करने देंगे वो लोग? सर क्या आपको वो टाइम जी वेस्ट आप करेंगे? बताइए। नहीं मैं एग्जैक्ट मतलब मैं इस क्रम में कह रहा था, लोग भावनाओं में बैठकर कैलकुलेटर लगा लिए, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है नहीं, और 7 to the power 11 का वैल्यू कैलकुलेट करने कोई बैठेगा नहीं, ठीक है? तो Yes, sir. आपका आंसर इस चीज में रह जाएगा। बिलियन लोग- माइनस मिलियन में आ रहा था सर। हाँ बाकी लोग इज इट ओके नाउ? अनिमेश, अभिषेक, निधि, हर्षित, गुलमेश्वर, Yes, sir. गौतम, Clear है, clear है. क्लियर है। आनंद कुमार को समझ में नहीं आया? आनंद कुमार पिछले क्वेश्चन के साथ रिलेट करोगे तो बहुत इजीली काम बन जाएगा। आपको ये सीधा दिख रहा है, क्वेश्चन जानना चाहता है कि वो सारे कितने इंटीजर्स होंगे जिनका लॉग निकालोगे आप बेस 7 लगाकर, तो सबका वैल्यू 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप इतना इजीली तो देख सकते हो कि जो सबसे पहला इंटीजर होगा दैट विल बी 7 to the power 11, क्योंकि जब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ 7 to the power 11 का अगर लॉग निकालना है बेस 7 लगाकर तो क्या आएगा, तो आपका आंसर होता सर 11 आएगा। सिमिलरली 7 to the power 12 का लॉग निकाला जाता है बेस 7 करके, तो उसका वैल्यू आता है 12, ठीक। अब इसके बीच में जितने भी इंटीजर्स है, इसके बीच में 7 to the power 11 और 7 to the power 12 के बीच में जितने भी इंटीजर्स होंगे उन सारे इंटीजर्स का जो लॉग है बेस 7 लगाकर, सारे इंटीजर्स का कैरेक्टरिस्टिक 11 होगा, मतलब वो सारे का जो वैल्यू होगा वो 11 पॉइंट समथिंग इस तरीके का रहेगा, ठीक है। तो फाइनली आपको गिनना है कि 7 to the power 11 से लेके 7 to the power 12 तक कितने इंटीजर्स होंगे, वो वैल्यू गिनिएगा, और 7 to the power 11 को भी काउंट करना है क्योंकि उसमें भी वैल्यू 11 था, तो इसलिए +1 करना पड़ेगा। तो वो कैलकुलेशन करोगे तो इट विल फाइनली कम आउट टू 7 to the power 12 minus 7 to the power 11। यहाँ पे 7 power 11 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में 7 minus 1 आएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है इतने सारे इंटीजर्स होंगे, उन सारे इंटीजर्स का लॉग निकाला जाएगा और बेस 7 लगाया जाएगा, तो सबका वैल्यू 11 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। आई होप नाउ इट इज क्लियर देन। यस सर। चलिए अब नेक्स्ट एक दो छोटे कॉन्सेप्ट है, हाँ थोड़ा जल्दी उस कॉन्सेप्ट को कर लेते हैं। अब दोनों जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट का कंडीशन है कि लॉग का बेस होगा 10, लॉग का बेस होगा 10। जैसे log 1 में बेस 10 का वैल्यू होता है 0, log 10 में बेस 10 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। अब इसके बीच में कोई भी चीज का हम लॉग निकालेंगे, इसके बीच में हम किसी का भी लॉग निकालेंगे, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा, ठीक है। यस आदर्श, सिंपल वो कर सकते हैं, ठीक है गाइस, ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? log 1 में बेस 10 का वैल्यू होता है 0, log 10 में बेस 10 का वैल्यू होता है 1, तो 1 से लेके 10 के बीच में जितने भी नंबर लोगे, जितने भी, चाहे आप 2 3 लो या 2.678 इस टाइप का कुछ लो, तो जितने भी उसके बीच में नंबर्स होंगे उन सारे नंबर्स का जब लॉग निकाला जाएगा बेस 10 लगाकर, तो सब में कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू 0 आने वाला है, मतलब सब जो आउटपुट आएगा दैट विल बी 0 पॉइंट समथिंग, तो हर जगह कैरेक्टरिस्टिक 0 होने वाला है, ओके। नेक्स्ट log 100 विद बेस 10, इसकी वैल्यू होती है 2, तो अब ये कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 1, all numbers between 10 and 100 will have characteristic 1, 10 से लेके 100 के बीच में कुछ भी वैल्यू, मानो किसी को 49.678 का लॉग निकालना चाहता है वो, और किसके बेस में, बेस होना चाहता है 10, तो उसका जो भी आउटपुट आएगा दैट आउटपुट विल बी समथिंग 1 पॉइंट कुछ, ठीक है, क्योंकि 49.678 जो होगा
वो 49 पॉइंट समथिंग समथिंग 10 और 100 के बीच में आएगा। और अगर वो 10 और 100 के बीच में आएगा तो उसका जो लॉग का वैल्यू होगा वो लॉग का वैल्यू भी 1 और 2 के बीच में आएगा। और अगर वो लॉग का वैल्यू 1 और 2 के बीच में आ रहा है मतलब वो 1 पॉइंट समथिंग रहेगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि ऑल नंबर्स बिटवीन, ठीक है, ऑल नंबर्स, अब मैं इंटीजर्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 10 and 100 will have characteristic is equal to 1। 10 और 100 के बीच में किसी भी रियल नंबर का लॉग निकालोगे बेस 10 लगाकर तो उसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 1। अच्छा, इसमें फोकस क्यों कर रहा हूँ क्योंकि गाइस आपको ना ये प्रॉपर्टी अगर समझते हो जो मैं बोलने वाला हूँ तो उससे अगर किसी भी कोई भी लॉग का आउटपुट दिया है ना तो उस आउटपुट के कैरेक्टरिस्टिक को देखकर, आउटपुट के कैरेक्टरिस्टिक को देखकर आप बता सकते हो कि उसमें कितने इंटीजर्स होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये रहेगा, नंबर ऑफ इंटीजर्स, नंबर ऑफ डिजिट्स in an integer, number of digits in an integer, ये कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए एक और वैल्यू लिख लेता हूं, log 1000 with base 10, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 3। तो मैं ये कह सकता हूं, अभी इंटीजर्स की बात करते हैं, all integers between 100 and 1000, all integers between 100 and 1000 will have characteristic as 2। मानते हो कि नहीं ये चीज, कोई दिक्कत है किसी को? सर एक और समझा सर। 100 और 1000 के बीच में कोई भी नंबर उठाओगे उसका लॉग निकालोगे बेस 10 लगाकर तो वैल्यू किस रेंज में आएगा बताओ? 100 और 1000 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, चलो इंटीजर ही उठाना, मान लो आपने 750 उठाया, तो अगर आप लॉग 750 कैलकुलेट कर रहे हो बेस 10 के साथ तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी ये बताओ? सर 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा क्योंकि log 100 का वैल्यू आता है 2, log 1000 का वैल्यू आता है 3, जब दोनों का बेस 10 लिया गया है। तो अगर हम बेस 10 के साथ किसी दूसरे नंबर का log निकाल रहे हैं जो इनके बीच में आ रहा है जैसे 750, तो log 750 विद बेस 10 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो वही लिखा हुआ है कि all integers between 100 and 1000 will have characteristic as 2, characteristic as 2। ठीक है, ये मैं नॉर्मल डिस्कशन कर रहा हूँ। रिवांश रोशन, आप कोई भी रियल नंबर उठाओगे उसके केस में आपका कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू 2 आएगा। ये तो सिंपल डिस्कशन हो रहा है। अब मैं इसको ले जा रहा हूँ कि अगर हमारे पास किसी चीज का लॉग दिया गया है तो हम ये बता सकते हैं कि उसमें इंटीग्रल पार्ट कितना होगा। किसी भी चीज में हमारे पास लॉग दिया गया है तो हम ये बता सकते हैं कि उसका जो एक्चुअल नंबर होगा ना जिसपे कैलकुलेट किया गया है उस एक्चुअल वैल्यू का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा। ठीक है, मतलब वो जो नंबर होगा उस नंबर में कितने इंटीजर्स होंगे हम वो बता सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए एक वैल्यू ले लेते हैं log 785, ठीक है, log 785 लेते हैं बेस 10, 785 पर मान लो 34, इसमें डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में, अच्छा इसका वैल्यू कितना आएगा? अभी जैसे अनिमेश ने बोला कि 750 में 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 785.34 पे कितना आएगा? वो भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट? तो अगर हमारे पास ये चीज दिया हुआ है, अगर हमारे पास ये वाली चीज दी हुई है और हमें बता दिया गया है कि बेस है 10, ठीक है, तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में कितने इंटीजर्स होंगे। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में कितने इंटीजर्स होंगे? गौतम म्यूट करो, आवाज आ रही है।
log 785.34, राइट? मुश्किल नंबर है, लेकिन जब उसका लॉग निकाला जा रहा है बेस 10 के साथ, तो दैट वैल्यू विल कम आउट टू बी समवेयर बिटवीन 2 पॉइंट कुछ कुछ कुछ। अच्छा डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा क्या? डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा नहीं, लॉग हमेशा आपका इरेशनल होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही रहेगा, ठीक है? ओके सर। तो 2 पॉइंट समथिंग वैल्यूज है यहाँ। तो ये अगर हमको आउटपुट दिया ना, किसी भी मतलब बोला गया कि सर बेस 10 है और लॉग निकाला गया था, तो लॉग निकालने के बाद वो आया 2 पॉइंट समथिंग, तो अगर ये दिया हुआ है तो मैं बता सकता हूँ कि डेसिमल के पहले कितने इंटीजर्स होंगे। डेसिमल के पहले मतलब जो डेसिमल के पहले जो नंबर्स कितने डिजिट्स होंगे उसमें, वो प्रॉपर्टी कैसे है वो ठीक से देखिएगा। इसके बीच में जो भी नंबर रहेगा उसका डेसिमल के पहले सिर्फ एक डिजिट रहने वाला है, 1 से लेके 10 तक। 1 से लेके 10 तक कोई भी नंबर उठाइएगा, कोई भी नंबर, तो डेसिमल से पहले, ठीक है, डेसिमल से पहले कितने इंटीजर्स रहेंगे उसमें? सिर्फ एक ही डिजिट रहेगा। हो सकता था किसी ने 2 उठाया, हो सकता था किसी ने 2.1 उठाया, हो सकता था किसी ने 7.5 उठाया, 9.2 उठाया, तो हर केस में डेसिमल से पहले उसके बस एक ही इंटीजर रहने वाला, एक ही डिजिट रहेगा। सिमिलरली 10 से लेके 100, 10 से लेके 100 के बीच में आप अगर कोई भी नंबर उठाओगे, ठीक है, अगर आप इंटीग्रल वैल्यू उठाते हो तो उसमें एग्जैक्टली 2 डिजिट ही रहेगा। अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू उठाते हो तो भी उसमें डेसिमल के पहले 2 ही डिजिट रहेगा। हो सकता था वो 79 पॉइंट कुछ उठाया, हो सकता था किसी ने 42 पॉइंट समथिंग उठा लिया। हेलो सर। हाँ दर्शक सर बट ये हमेशा 10 के लिए ही अप्लाइड होगा ना? ये हमेशा 10 के लिए ही अप्लाइड होगा, क्योंकि रूल इसी तरीके से निकाला गया, 10 के लिए ही अप्लाइड होगा, ठीक है? ओके। सिमिलरली तो अब देखो प्रॉपर्टीज क्या है, इनके बीच में जितने भी इंटीजर हैं वो सारे 1 डिजिट वाले इंटीजर हैं, उनका लॉग निकाला जाएगा तो कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है 0। तो 1 डिजिट इंटीजर के लिए कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है 0। 10 से लेके 100 के बीच में सारे 2 डिजिट इंटीजर्स होंगे। 10 से लेके 100 के बीच में सारे 2 डिजिट इंटीजर होंगे और उनका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ रहा है? कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है 1। 100 से 1000 के बीच में सारे 3 डिजिट के नंबर होंगे, सबके सब 3 डिजिट के नंबर होंगे और उनका कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है 2। वापस से पैटर्न पहचानने की कोशिश कीजिएगा। 1 से लेके 10 के बीच में सारे सिंगल डिजिट वाले नंबर होंगे। सिंगल डिजिट वाला नंबर है कैरेक्टरिस्टिक 0। यहाँ पे बीच में 2 डिजिट वाले नंबर है, कैरेक्टरिस्टिक है 1। यहाँ 3 डिजिट वाला नंबर है, कैरेक्टरिस्टिक है 2। तो इससे रिलेशन क्या दिख रहा है कि जितना डिजिट है नंबर में उसका जब लॉग निकाला जाएगा विद बेस 10 तो उसका कैरेक्टरिस्टिक उससे एक कम आता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक एक कम आता है। जैसे मैं, हम कुछ कह रहे हो कोई? जैसे एकदम शॉर्ट में अगर मैं लिखना चाहूं तो एक सिंपल सा नोट लिख लीजिए आप लोग। इफ, अच्छा इसके बाद आपकी कोई क्लास है क्या? DSC है सर। 12:30 से। इम्पोर्टेंट नहीं है। A natural number has characteristic, if a natural number has characteristic alpha when base of log is 10, then the natural number will have, अल्फा लिखा हुआ है,
So the natural number will have alpha plus 1 digits. ठीक है? If a natural number has characteristic alpha, जब उस नेचुरल नंबर का लॉग निकाला गया बेस 10 लगाकर और उस लॉग का वैल्यू में कैरेक्टरिस्टिक मतलब इंटीग्रल पार्ट आया अल्फा, तो उस केस में उस नेचुरल नंबर के अंदर कितने डिजिट्स होंगे? तो अल्फा प्लस 1 नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। ठीक है, नोट कर लो इस चीज को एकदम सिंपली। इसके ऊपर फिर एक क्वेश्चन आपको देता हूं। यही कॉन्सेप्ट है, सिंगल डिजिट के वैल्यूज थे कैरेक्टरिस्टिक 0, 2 डिजिट के वैल्यूज थे कैरेक्टरिस्टिक 1, 3 डिजिट के वैल्यूज थे कैरेक्टरिस्टिक 2। तो मतलब कि जितना नंबर ऑफ डिजिट्स होता है कैरेक्टरिस्टिक उससे हमेशा एक कम रहता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग नोट कर लो और इसी के बेसिस में एक क्वेश्चन आपको देता हूं। क्वेश्चन के बाद क्लास को खत्म कर देंगे, तो 5 मिनट और लगेगा मैक्सिमम। सर वो लेस देन 0 लेस देन ग्रेटर देन 1 वाला कब पढ़ाएंगे? लेस देन 0 ग्रेटर देन 1 वाला लॉग का वैल्यू वो तो हो गया ना, स्टार्टिंग में तो पढ़ा। स्टार्टिंग में तो रिवीजन था और लास्ट टू लास्ट क्लास में करवा चुका हूं कि लॉग पॉजिटिव कब होगा, लॉग नेगेटिव कब होगा, लॉग का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगा या लेस देन 1 कब होगा, और उसी का क्विक रिवीजन तो क्लास के स्टार्टिंग में करवाया था आज। अदर्स बोर्ड्स में तो आपको लॉगरिथम के ऊपर सीधा क्वेश्चन मिलेगा नहीं गाइस, सबको बता देता हूं। लॉगरिथम अगर आप देखोगे तो ना ही एनसीईआरटी में क्लास 11 की एनसीईआरटी या क्लास 12 की एनसीईआरटी का पार्ट है, लेकिन लॉगरिथम का जो एप्लीकेशन है ना वो हर चैप्टर में होता है। आपको हर जगह हर चैप्टर में कहीं ना कहीं लॉग लिखा हुआ दिख जाएगा, तो उस लॉग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। उसके अलावा अब मान लीजिए आप में से कुछ एनडीए वगैरह की तैयारी करना चाहते हो या फिर जेई की तैयारी कर रहे हो, तो अगेन लॉग बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि लॉग का यूज सबसे पहले फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है और मैथ्स में तो हर चैप्टर में इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट, सो गाइस मान लीजिए फटाफट log 2 का मैं वैल्यू दे देता हूं बेस 10 के साथ। ऐसे तो होता है 0.3010 के आसपास, बट फिलहाल मैं आपको वैल्यू दे देता हूं थोड़ा सा शॉर्ट करके 0.3। log 3 का वैल्यू दे देता हूं 0.48। if log 2 with base 10 is equal to 0.3 and log 3 with base 10 is equal to 0.48, so find the number of digits, find the number of digits in मान लीजिए 25 to the power 20 and 25 to the power 20। रिवांश, लिमिट और लॉग में रिलेशन मतलब लॉगरिथमिक लिमिट्स होते हैं, ठीक है, बट एज सच कोई रिलेशन नहीं है। लिमिट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, कैलकुलस का पार्ट है, लॉगरिथम इन जनरल बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो 25 to the power 20, 18 to the power 50, 25 to the power 20 into 18 to the power 50। ऑब्वियसली दिख रहा है बहुत बड़ा नंबर होगा। अब ये बहुत बड़ा नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे ये आपको इस कॉन्सेप्ट से निकाल सकोगे। ठीक है, अब इसमें log 2 विद बेस 10 बता दिया, log 3 विद बेस 10 का वैल्यू बता दिया। चलो करो, आपके पास 2 से 3 मिनट का टाइम है। कॉन्सेप्ट समझिएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि 25 टू द पावर 20 into 18 टू द पावर 50, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कितने डिजिट्स होंगे। ऑब्वियसली बात है कि नेचुरल नंबर आएगा, तो ये कॉन्सेप्ट को यूज करके इसका काम तमाम कीजिए।
ये मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया है, ठीक है। जैसे log 3 with base 10 0.4771 ऐसे चलते रहते हैं। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। आदर्श अभी याद नहीं आ रहा? नो सर, नो सर। सर log 5 का वैल्यू log 5 का वैल्यू नहीं दिया है तो काम कैसे चलेगा सोचो। समझ नहीं आ रहा? नो सर। नो इतना खुशी के साथ, इतनी संतुष्टि के साथ निकाला है। देखिए बंद करें। हाँ, so guys, first of all we have 25 to the power 20 into 18 to the power 50. Let's quickly try and factorize it. तो 25 मतलब तो 5 का स्क्वायर होता है, तो ये बन जाएगा 5 to the power 40. 18 का मतलब 2 into 3 का स्क्वायर होता है, तो 2 into 3 का स्क्वायर, तो 2 का पावर 50 और 3 का स्क्वायर पावर 50 का मतलब हो गया 3 का पावर 100. ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब देखो 5 to the power 40, 5 to the power 40 into 2 to the power 40, ये हट गया अलग से, पावर 50 था 2 के ऊपर, 40 इधर निकल गया, 10 बाहर बचेगा। सर वो कैसे किया एक बार और बता दीजिए, नेट चलेगा तो। ये वाला यस सर, फैक्टराइज। तो जो 25 है, अच्छा ये देखो इसमें ये कॉन्सेप्ट लगा है a to the power m होल टू द पावर n, ये क्या होता है? a to the power mn होता है। अब 25 के ऊपर पावर 20 है, 25 को हम क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर। सर 92 डिजिट्स होगा। थोड़ा सा गलती है, एक बार चेक करो नहीं। तो 5 स्क्वायर का पावर 20, तो ये बन जाएगा 5 to the power 40। ठीक है, तो इसलिए 5 to the power 40 आ रहा है। तो ये 18 वाला देख लो, तो 18 इज एक्चुअली 2 into 3 का स्क्वायर, 2 into 3 का स्क्वायर, उसके ऊपर पावर है 50, तो इसलिए 2 का पावर 50 आ गया, 3 स्क्वायर का पावर 50 मतलब 3 का पावर 100। ठीक है, तो अब इसको रख कर दो। अब ये बन गया हमारा 10 to the power 40 into 2 to the power 10 into 3 to the power 100। ठीक है, अब मान लीजिए ये वाली चीज थी y, ये वाली चीज मान लेते हैं y है। तो जब हम log y कैलकुलेट करेंगे विद बेस 10, log y कैलकुलेट करेंगे विद बेस 10, तो वो क्या हो जाएगा? इसका log प्लस इसका log प्लस इसका log, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो ब्रेक होकर एडिशन में आ जाएगा, तो वो बन जाएगा log 10 to the power 40 प्लस log 2 to the power 10 2 to the power 10 plus log 3 to the power 100 with base 10। ठीक है, अब इसको देखोगे गाइस, तो ये तो 40 log 10 with base 10 है। इसको देखोगे तो 10 मतलब पावर है ना 10 बाहर आ गया, तो log 10 सॉरी log 2 with base 10 हो, और ये देखो पावर 100 है वो भी बाहर आ गया, तो 100 log 3 with base 10। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो होती है 1, तो 40 into 1, ये हमको मैंने दिया हुआ था 0.3, तो ये हो जाएगा 10 into 0.3। इसकी वैल्यू मैंने दे रखी थी अराउंड 0.48, राइट, तो 100 into 0.48। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे
तो ये तो 40 हो गया, यहाँ पे आया 3, सो 43 हो जाएगा, और यहाँ पे आया 48, ठीक है। 40 सर सॉल्व करने पे 91 आएगा। अच्छा, तो इसको एग्जैक्टली 91 आ रहा है, तो इसको 91 सर। हाँ ठीक है, इसका थोड़ा सा और एक्यूरेट वैल्यू ले लेते हैं, 4771 ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा और एक्यूरेट वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि 4.8 48 से ज्यादा हो जा रहा था ना सर। हाँ, क्योंकि सिग्निफिकेंट डिजिट्स का इशू होता है। 0.4771, ठीक है। क्योंकि ये भी देखो, मैंने जो 0.3 लिखा है ना, दिस इज एक्चुअली 0.3010, वो भी चलते रहता है, तो उसके कारण भी इशू आ सकता था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा और एक्यूरेट चले गए। तो ये तो 3 हो गया, 3 + 40 हमारा 43, और ये 47.71 आएगा। तो ये लगभग ऐड करोगे तो 43 + 47 90 हो गया, 90.71 के आसपास रहेगा, ठीक है। 90.71 के आसपास रहेगा। तो जब 90.71 के आसपास है, तो यहाँ पे हमको कैरेक्टरिस्टिक कितना दिख गया? कैरेक्टरिस्टिक दिख गया 90, और अगर कैरेक्टरिस्टिक 90 है, तो उस नेचुरल नंबर में इंटीजर्स कितने होंगे? एक ज्यादा। अभी जो नोट करवाया था आपको, तो हमारा आंसर हो जाएगा 91। निधि आपका सारा स्टेप सही था, 4.8 रखेंगे तो 92 ही आता। तो वेरी गुड निधि। Is it clear guys? जो नोट करवाया था ना, if a natural number has characteristic alpha when the base of log is 10, then the number of digits will be alpha plus 1. तो यहाँ पे भी हमने जो हमको मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ था, उस मल्टीप्लिकेशन वाली चीज का पहले हमने फैक्टराइजेशन किया, उसके बाद हमने लॉग कैलकुलेट किया विद बेस 10। वो लॉग कैलकुलेशन किया, वो वैल्यू आ रही है 90.71। तो 90.71 आया उस लॉग का वैल्यू, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट था 90, और अगर कैरेक्टरिस्टिक है 90, तो उसका मतलब जो नंबर ऑफ डिजिट्स होगा वो हमेशा कैरेक्टरिस्टिक से एक ज्यादा होगा, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 91, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई में, और एमबीए वगैरह में भी पूछा जाता है ये। क्वेश्चन में सर log to base 10 का वैल्यू दिया रहेगा? हाँ दिया रहेगा, ठीक है। इसमें log 2 with base 10 and log 3 with base 10 के बिना सॉल्व नहीं कर पाते, आप देख रहे हो ना, सॉल्व नहीं कर पाते, तो इसीलिए वहां पे ये इसका इंफॉर्मेशन दिया गया था। सर अगर नहीं दिया रहता तो उसी लाइन पे छोड़ देते? नहीं दिया रहता, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर वो आपसे नंबर ऑफ डिजिट्स पूछ रहा है, तो आपसे वो, और एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, सब्जेक्टिव में क्या है कि मैं कॉपी चेक करूंगा, तो मैं ठीक है, किसी का आंसर 90 आएगा तो किसी का आंसर 91 आएगा, तो किसी का आंसर 92 आएगा, तो दोनों कंसीडर करना पड़ जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू एन ऑब्जेक्टिव पेपर, तो वो स्पेसिफिकली आपको वैल्यूज मेंशन कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे 0.48 रखा तो मेरा आंसर 92, 0.4771 रखा तो मेरा आंसर 91 आ गया, राइट, वेरिएशन होगी। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको ये वैल्यू दे दिया जाएगा हमेशा, ठीक है। तो गाइस यहीं पे सेशन को एंड करते हैं, 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर आपकी इंग्लिश की क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो लॉगरिथम इस वीकेंड में प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ, एक और अनाउंसमेंट है, कल के दिन में क्विज होने वाला है। क्विज में 11th का कुछ भी नहीं रहेगा, तो यू डोंट हैव टू वरी एंड यू डोंट हैव टू प्रिपेयर मच। मेनली आपके पहले की चीजों के ऊपर रहेगा, और जो क्विज होने वाला है वो काहूत पे होगा। मतलब अगर आपने इंडिपेंडेंस डे के दिन जो अवंती का ऑल इंडिया लेवल पे जो क्विज हुआ था, जहाँ पे हमारे अवंती छपरा का ही स्टूडेंट टॉप किया था, उसे प्राइज मनी मिला था 5000 रुपीज। तो वही प्लेटफॉर्म पे क्विज होगा, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस फ्लैश किया जाएगा, और उस क्वेश्चंस पे जो सबसे पहले सही आंसर मार्क करेगा वो चीज हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो हाँ आदर्श बोलो। सर इस बार स्टूडेंट लिमिट ज्यादा रखिएगा, पिछले बार बहुत इशू हो गया था। नहीं तो इस बार खाली आप ही लोग रहोगे, मतलब आप ही के बैच में लगभग फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास करने के टाइम पे 50-60 बच्चे रहते हैं, वही रहेंगे, ओके ठीक है। सर 65 तक हो जाता है, ठीक है। सो बाकी डिटेल्स आपके ग्रुप पे आज शाम तक पोस्ट कर दी जाएंगी, सो यू डोंट हैव टू वरी, टेक अ ब्रेक एंड देन वी विल हैव योर इंग्लिश क्लास, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। वेलकम।
नहीं, ऑल इंडिया लेवल पे नहीं होगा, बस छपरा के बच्चे रहेंगे। थैंक यू सर।